और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, बात सीएचए के आंदोलन की। जयपुर में फिर सीएचए आंदोलन की राह पर हैं। स्वास्थ्य सचिव की ओर से उन्हें आज वार्ता का निमंत्रण मिला। शुरुआत में जरूर सीएचए ने मना कर दिया, लेकिन इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य सचिव से वार्ता के लिए पहुंचा। अब जानकारी मिल रही है कि यह वार्ता सफल नहीं हो पाई है, विफल रही है। सचिवालय में प्रतिनिधिमंडल की वार्ता थी, लेकिन बात से भी बात नहीं बन पाई। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यह पूरी बातचीत हुई। स्वास्थ्य सचिव के साथ यह वार्ता पूरी तरह विफल रही है। इसका मतलब है कि सीएचए अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए इससे पहले भी काफी दिनों तक जयपुर में सीएचए ने आंदोलन किया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या हुआ ये वार्ता में, क्यों बात नहीं बन पा रही है, कहां पेच फंस रहा है? देखिए, जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा था, तो उन्हें उम्मीद थी कि स्वास्थ्य सचिव के अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही चिकित्सा मंत्री भी इस वार्ता में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और स्वास्थ्य सचिव के साथ ही उनकी वार्ता जो है वो हुई है और उस वार्ता में भी कोई ठोस आश्वासन जो है वो नहीं मिला है। जिसके बाद जिस प्रकार से इनकी मांग थी कि संविदा कैडर में शामिल किया जाए, तो वो बातचीत जो है वो इस वार्ता में नहीं हो पाई, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा और तमाम प्रतिनिधिमंडल जो है वो बैठक से बाहर आ चुका है। और उनका कहना है कि सक्षम स्तर पर जो है वो वार्ता होनी चाहिए। इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी शामिल होनी चाहिए, साथ ही सीएमओ के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने चाहिए। चिकित्सा मंत्री की भी मांग कर रहे हैं कि इस बैठक में उनका होना जरूरी है। और अभी इनकी मांग में कुछ बदलाव ये आया है कि कोविड स्वास्थ्य ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है, तब तक कम से कम सेवा बहाली का आदेश तो जारी किया जा सकता है। तो इन तमाम बातों पर जो है वो ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद तमाम जो प्रतिनिधिमंडल है और किरोड़ी लाल मीणा है जो वार्ता से बाहर निकल गए। और अभी जहां पर धरना चल रहा है, वापिस वही आपकी ओर जो है वो प्रतिनिधिमंडल ने रुख कर लिया है और आज रात जो है वो धरना जारी रहेगा और कल फिर वार्ता की बात जो है वो सामने आ रही है कि संभवतः सीएमओ के अधिकारियों के साथ जो है वो वार्ता हो पाए। तो अभी की अपडेट यही है कि वार्ता जो है वो विफल रही है, किसी भी प्रकार का नतीजा इस वार्ता में जो है वो नहीं निकल पाया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वार्ता के लिए सचिव ने बुलाया। मैं समझना चाहता हूं सौरभ, इससे पहले जब आंदोलन था तो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि हम ज्यादा से ज्यादा होमगार्ड जैसी कोई व्यवस्था बनाकर दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि कुछ राज्यों में सीएचए जो थे उनको या तो नियमित किया गया या संविदा पर ले लिया गया, लेकिन फिर भी प्रदेश में रास्ता नहीं निकल पा रहा था। अब जब वार्ता के लिए बुलाया तो क्या कोई नई बात टेबल पे रखी नहीं गई है? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी तरफ से बात ये रखी कि हमें सेवा बहाली का, जब तक सरकार कैडर बनाती है या फाइलें चलाती है, अगर सरकार इतना जो है वो समय चाहती है तो कम से कम सेवा बहाली का आदेश तो कम से कम निकाला जा सकता है। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल का यह कहना था कि सक्षम अधिकारी भी बैठक में नहीं थे, सिर्फ स्वास्थ्य सचिव के भरोसे में वार्ता जो है वो पूरी करवाई गई। ना तो इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें मुख्य रोल जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का भी रहेगा और चिकित्सा मंत्री का भी इसमें बड़ा रोल रहता है, तो उनकी मौजूदगी में वार्ता नहीं हुई है। और कोई ठोस आश्वासन जो पिछली तरह जो बातचीत हुई थी उसी तरह की बातचीत जो है वो इस बैठक में भी हुई। तो उनका कहना था कि जब निर्णय नहीं हो रहा, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, तो इसे विफल ही माना जाना चाहिए। और जब तक सक्षम अधिकारी इसमें बातचीत के लिए नहीं आते, तब तक जो है वो आंदोलन इसी प्रकार से जारी रखने की बात है। नहीं, कुल मिलाकर जिस प्रकार की पहले अधिकारियों से बातचीत होती रही, उसी तरह की बातचीत जो है वो अभी भी जो है वो हुई है और किसी प्रकार का नतीजा इस बैठक में नहीं निकला। इस लिहाज से कोविड स्वास्थ्य फिर से जो है वो धरने पर जा रहे हैं और वहां पर धरना जो है वो लगातार जारी रखने की बात जो है वो कही जा रही है। तो स्वास्थ्य सचिव की ओर से कम से कम इतना तो कहा गया कि ठीक है, आप 2-3 घंटा या 4 घंटा रुकिए या कल तक के लिए इंतजार कीजिए, हम सक्षम अधिकारियों के साथ एक बार फिर वार्ता की मेज पर बैठेंगे। क्या इतना आश्वासन दे पाए स्वास्थ्य सचिव की? ये भी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बात किरोड़ी लाल मीणा जी की तरफ से सामने आई थी, उनका कहना था कि स्वास्थ्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि कल प्रमुख सचिव भी जो फाइनेंस के सेक्रेटरी उनके साथ वार्ता हो सकती है, चिकित्सा मंत्री के साथ जो है वो वार्ता होनी चाहिए और जो सीएमओ के अधिकारी है उनके साथ जो है वो वार्ता हो। तो कल का संभवतः उन्हें आश्वासन मिला है। अभी हालांकि ये
डेट और कहा जा सकता है कि समय जो है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन ये आश्वासन जरूर मिला कि उनकी वार्ता जो है वो होगी। अब क्या होता है, क्या कुछ निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल धरना जो है वो फिर से जारी करने का ऐलान जो है वो कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक अब उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये लोग धरना स्थल से जाएंगे नहीं, और अभी प्रतिनिधिमंडल जो है वो धरना स्थल के लिए फिर से रवाना हो चुका है। तो सीएचए के साथ क्या अभी भी किरोड़ीलाल मीणा डटे हुए हैं, मतलब अभी भी नेतृत्व दे रहे हैं? जी बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा अभी भी डटे हुए हैं और वो भी इस वक्त धरना स्थल के लिए यहाँ से सचिवालय से रवाना हो चुके हैं, और आज रात संभवतः वे भी जो है वो धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार की बात प्रतिनिधिमंडल ने कही कि किरोड़ीलाल मीणा लगातार उनके समर्थन में डटे हुए हैं, और उनकी वार्ता जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका साथ जो है वो उनका मिलता रहेगा। तो फिलहाल जो है वो किरोड़ीलाल मीणा भी जो है वो धरना स्थल के लिए और रवाना हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 36 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ धरने पर है। धरने का तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी यह धरना जारी है, प्रदर्शन जारी है। सरपंचों ने पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर पड़ाव डाल रखा है। जयपुर में 3 दिन से सरपंचों का संग्राम जारी है। मंत्री के आवास के बाहर ये पड़ाव डाले बैठे हैं और मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेशव्यापी राज्यव्यापी आंदोलन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। सरकार के खिलाफ सरकार के ही मंत्री के सरकारी बंगले पर चल रहे सरपंचों के संग्राम का जायजा लिया सहयोगी राकेश शर्मा ने। धरना यहां पर जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर यहां सरपंचों ने जो डेरा डाल रखा है, यहीं पर भोजन पानी सभी तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है। बताएंगे आप क्यों ये काम कर रही है, क्या आपकी समस्या है? हमें मंत्री जी ने मजबूर कर दिया यहाँ काम करने के लिए, क्योंकि गाँव की जनता ने हमें चुना है गाँव के विकास के लिए, परंतु हम अपनी मांगों के लिए इनके आगे भीख मांग रहे हैं। हमें अपना समय यहाँ पे धरने पे बैठ के बर्बाद करना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहीं डेरा डाल लिया खाने के लिए, रसोई बनाने के लिए। ये मजबूर कर दिया हमें रमेश मीणा पंचायत राज मंत्री ने। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी 300 करोड़ का, कभी 700 करोड़ का। यहाँ पूरे राजस्थान के सरपंच 33 जिलों के सारे जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ रहे हुए हैं, रात को यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं। हम अपनी चाय बना रहे हैं और मैं जिला अध्यक्ष सरपंच संघ अलवर अपने चाय बना के सभी राजस्थान के सरपंचों को चाय पिला रहा हूँ। मैं रमेश मीणा जी से कहना चाहूँगा कि हमारी बात उन तक पहुँचे। पंच है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं। हमारे साथ जयराम पलसानिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरपंच संघ के। जयराम जी, किस तरह की वार्ता हुई आपकी और क्या बातचीत सामने आई है, क्या मांगे प्रमुख रूप से? अभी तक हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। आज तीसरा दौर है धरने का, और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो काफ़ी 1.5 साल से चल रही है। उसमें टेंडर को लेकर के है, टेंडर प्रथा खत्म की जाए, BSR रेट पे कार्य करवाया जाए पंचायतों से। निजी खातेदारी में 100 रुपये के स्टाम्प पे पहले काम होते थे, पानी की टंकी, हौज आदि निर्माण, वो इन्होंने निरस्त करके और समर्पणनामा कर दिया, जिससे कि ढाणियों में और जो बसे हुए हैं वहाँ पानी की टंकी, हौज, बोरिंग इत्यादि नहीं बना सकते। और पिछले 4 दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद है गुड्डा जी को। और दूसरा मांगों का तो बता रखा है, एक सरपंच यदि किसी विधवा विकलांग के 60,000 रुपये का टाका नहीं बना सकता तो वो सरपंच किस नाम का है? हमारे जो अधिकार थे वो सारे छीन लिए गए हैं। तो हम निवेदन करते हैं मीणा जी से कि वापस ऊपर बात कर हमें वापस अधिकार दिए जाए और ये टेंडर प्रथा खत्म की जाए। हमने मंत्री जी से और सरकार के अधिकारियों से पिछली बार बात की थी। उन्होंने कई मुद्दों पर सहमति जताई थी, लिखित हमें समझौता किया था, लेकिन लिखित समझौते के बाद भी मंत्री और सरकार के नुमाइंदे मुकर गए और उनके आदेश जारी नहीं कर रहे। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हम धरना स्थल पर यहीं बैठेंगे। अगर आगे अगर मांगे नहीं पूरी होती तो हम विधानसभा घेराव करेंगे। बिल्कुल, ये सरपंच प्रतिनिधि हैं जिनका कहना है कि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। 3 दिन से मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर पड़ाव डाला हुआ है। ये पड़ाव आगे भी जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। गांव की सरकार राज्य सरकार से नाराज है, चुनाव आने वाले हैं। अगर यही रवैया रहा तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव के परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
बात करते हैं बीकानेर की। पीबीएम मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी यूनिट में कुछ अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसके आधार पर अधीक्षक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। अधीक्षक ने बताया, शनिवार की रात 4 लोग एमआरआई रूम की खिड़कियों के शीशे तोड़ वहां से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। कोटपुतली के रामसागर बांध में नाव पलटने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने 38 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद दूसरे युवक का शव मिला। शनिवार शाम नाव से बांध में सैर करने के दौरान 2 युवक डूब गए। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक युवक सुरेश गुर्जर के शव को रविवार को निकाल लिया, दूसरे का कोई पता नहीं चल पाया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 38 घंटे बाद दूसरे युवक का शव ढूंढ निकाला। नागौर के खीवसर में दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण कर 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी पकड़े गए। पुलिस टीम ने व्यापारी के दस्तयाब होने के कुछ ही घंटे बाद आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों ने रविवार दोपहर बंदूक की नोक पर कारोबारी का अपहरण किया, उसे गाड़ी में बैठाकर 1.5 घंटे तक मारपीट की, बाद में सड़क किनारे फेंक फरार हो गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो बाहर खड़ी थी। 5-6 आदमी अपना मुंह बांध करके मेरे वेयर हाउस के अंदर घुसे और ताबड़तोड़ मेरे ड्राइवर को और मुझे मारपीट करने लगे और मेरा मुंह बांध करके, ड्राइवर का मुंह बांध करके और ड्राइवर से चाबी छीन करके मेरी ही गाड़ी में हम दोनों को किडनैप करके और आंखें बांधी हुई थी, पता नहीं लगा कहाँ ले गए करे। हमसे कहा घर पे फोन करो, 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मंगाओ। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह की रात को बीच सड़क हत्या कर दी गई। 12 लोगों ने कृपाल सिंह के कार पर फायरिंग की। कृपाल सिंह को 7 गोलियां लगीं। हमले में कृपाल सिंह की मौत हो गई। हत्या के बाद भरतपुर में हंगामा मचा है। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस अपराधियों को तलाश रही है। एफएसएल टीम लगी हुई है। अलग अलग पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। कृपाल जगीना नामक व्यक्ति थे जिनके गोली लगी थी, जिनका दौरान उपचार मृत्यु हो गई थी। इसमें जो सस्पेक्ट थे, हम रात से ही टीमें लगा करके उनकी तलाश में दबी से दे रहे थे। अभी उन्होंने एफआईआर दे दी है। पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। अंतिम संस्कार किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दबी से दे रहे हैं। कुलदीप जगीना और उसके साथी है जिनके पीछे हम लगे हुए हैं और शीघ्र हम दस्तयाब कर लेंगे। कृपाल सिंह की हत्या के बाद से सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। पूरा भरतपुर गैंगस्टर के कब्जे में है। कृपाल सिंह पर दिन दहाड़े एक के बाद एक गोलियां दागी गई। अपराधी बचकर निकल गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हम कानून व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है। बिगड़ी कानून व्यवस्था इस सरकार को नेस्ते नबूद कर देगी। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी विफल साबित हुए हैं। तो मैंने बहुत प्रारंभ से कहा, मुख्यमंत्री जी का मेन उद्देश्य केवल सरकार बचाना और सरकार चलाना, क्योंकि गृह विभाग अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विभाग है। इतना हमारा परफेक्ट सूचना तंत्र है कि डूंगरपुर में घटना हो रही है तो भी 15 मिनट में भरतपुर का थाना भी अगर उसको देखना चाहे तो अलर्ट हो सकता है। तो मैं सोचता हूं कि अगर बाजार के बीच में कोई गोली पे गोली ठोके जाए और 12 फायर कर दे और उसके बाद भी अपराधी सुरक्षित निकल जाए, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं है तो और क्या शब्द इसके लिए प्रयोग करें। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत भी है, गवर्नमेंट का भी सिद्धांत है, गवर्नेंस का भी सिद्धांत है। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं। वो दलितों पे भी बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग पे भी बढ़ते हैं, महिलाओं पे भी बढ़ते हैं। भरतपुर के अंदर भरतपुर की सांसदा महोदया ने भी कई बार
उनके ऊपर किए गए हमलों के बारे में प्रशासन को चेताया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सुस्त है। किस दबाव में कहना मुश्किल है। देखिए, जयपुर से कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। आटा कारोबारी लूट मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे चलते हैं। समस्त जेवरात महिलाओं के द्वारा पहने हुए समस्त जेवरात अपराधियों के द्वारा लूट लिए गए। इस घटना के बाद जयपुर नॉर्थ जिले की समस्त थानों की टीम, उनकी डीएसटी टीम, कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, साथ ही साथ जयपुर वेस्ट जिले की भी जो स्पेशल टीम के सदस्य थे, उन सब लोगों के द्वारा इस वारदात के अपराधियों का पता करने के लिए प्रयास किया गया। उसमें टेक्निकल टीम की जो मदद ली जानी थी वो टेक्निकल टीम की मदद भी ली गई, सीसीटीवी कैमरास का फुटेज भी लिया गया और उसके बाद आज कुल 7 अपराधियों को जो इस डकैती की योजना में और डकैती डालने में शामिल है, ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे करीब 9 लाख रुपया जो लूटा गया था वो और साथ ही साथ लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। वारदात में शामिल वाहन, जिस वाहन से डकैत आए थे और डकैती डाल करके जिस वाहन से वो फरार हुए थे, वो वाहन बरामद किया गया है। इन अपराधियों को आज न्यायालय में पेश करके 2 दिन का इनका पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से हमें मिला है। उस आधार पे इनसे फर्दर पूछताछ की जा रही है ताकि घटना में शामिल अन्य अपराधियों को हम शीघ्र गिरफ्तार कर सकें, अन्य जो बरामदगी होनी है उस पे प्रयास कर सकें और घटना में अन्य जो लोग शामिल हैं उनका पता लगा सकें। ये जो डकैती का अपराध हुआ है, इसका पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ है कि घटना 24 अगस्त की है और 24 अगस्त से करीब 2 महीने पहले ये अपराधी यहाँ के एक स्थानीय कपड़ा व्यवसायी है रेहान नाम से, उसके संपर्क में आते हैं। एक पांचाल फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। इसके द्वारा इन डकैतों को पिन पॉइंट सूचना दी जाती है कि यहाँ इस व्यापारी के अगर डकैती डाली जाती है तो काफ़ी माल मसरूका मिल सकता है। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है, उसी इलाके में घोड़ा निकास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है और बिजली फिटिंग के बहाने या बिजली फिटिंग के काम के लिए ये मुजफ्फर पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो भी रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी की जानकारी मुजफ्फर के द्वारा, वसीम के द्वारा रेहान को दी गई। रेहान ने जो ये पांचाल गैंग है जिसमें भाई, साला, साली, ये लोगों के वो संपर्क में आता है। इसके बाद ये पांचाल गैंग के 3 सदस्य कालवाड़ थाना क्षेत्र में, जो कालवाड़ आपका आउटर इलाका पड़ गया वेस्ट ज़िले में, वहाँ का नांगल जैसा बोरा एक जगह है, वहाँ एक ये रूम किराए पे लेकर रहते हैं। उसी दौरान ये कभी मोटरसाइकिल से, कभी किसी अन्य वाहन से इस इलाके में आके इस इलाके की गलियों के, इस इलाके के रास्तों की रेकी करते हैं। वारदात करने से पहले दिन ये इसी वाहन को यूज करके इस वाहन से इस घटना स्थल तक आते हैं। पीड़ित परिवार के घर के ठीक सामने गाड़ी पार्क करके एग्जैक्ट उसी समय जिस समय इन्होंने नेक्स्ट डे वारदात करी है, सेम उसी समय पे ये गाड़ी वहाँ पार्क करके काफ़ी समय तक वहाँ रहकर परिवार के अन्य। भीलवाड़ा में महिला की अग्नि परीक्षा, 10 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल
वर्जिनिटी टेस्ट, जी हां आप सही सुन रहे हैं, वर्जिनिटी टेस्ट में दुल्हन फेल हो गई। खाप पंचायत ने 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ रेप हुआ था। तो देखिए 21वीं सदी में भी अभी भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं सोसाइटी के जहां पर वर्जिनिटी टेस्ट शादी से पहले करवाया जाता है। इस महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करवाया गया, वो उसमें फेल हो गई। बताया जा रहा है कि दरअसल उसका रेप हुआ था। वैसे वस्तुतः ये बागोर थाना क्षेत्र का मसला है, लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी पंचायत की वो भादू स्थान पे हुई थी। भादू गांव जो है वो मंडल थाना अंतर्गत आता है। परिवार की जांच हमने मुंशी खां जी एसआई साहब को दी थी, जिनकी जांच रिपोर्ट पे संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया। इस आधार पे हमने उसको प्रकरण दर्ज करने के लिए बागोर थाना में भिजवाया है। बागोर थाने में प्रकरण ये दर्ज हो चुका है पंचायत के खिलाफ और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।